Welcome class first year to the next lecture of physics। और आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 8 का आर्टिकल नंबर 8.3 स्पीड ऑफ साउंड इन द एयर। इन दिस टॉपिक वी विल कैलकुलेट द वेलोसिटी और स्पीड ऑफ साउंड इन द एयर। मतलब अगर हमारी आवाज़ एयर के थ्रू पास होती है और वो हमें क्योंकि पता है कि हम बोलते हैं हमारी आवाज़ एयर के थ्रू या एयर एक मीडियम है इसके थ्रू पास होती है दूसरे कैंडिडेट तक पहुंचती है। तो अब ये जो आवाज़ की लहरें हैं या आवाज़ की वेव्स हैं इनके बारे में ये मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये बेस्ट एग्ज़ाम्पल है। साउंड वेव्स जो हैं दीज आर बेस्ट एग्जांपल ऑफ कॉम्प्रेशनल और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ये क्योंकि इसमें पार्टिकल ऑफ द मीडियम जो हैं वो वेव की प्रोपेगेशन के अलोंग ही मूव करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि हम अगर जिस तरफ से आवाज़ आ रही है उस तरफ को कान लगा के सुने तो हमारी आवाज़ जो है वो मोर क्लियर हो जाती है। तो यहाँ से भी हमें ये अंदाज़ा होता है कि साउंड वेव जो हैं वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है। और अगर अब मैं साउंड वेव का फार्मूला लिखूँ ये किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, असल में ये जो भी मीडियम जिसमें से साउंड वेव गुजर रही हैं उसकी कॉम्प्रेसिबिलिटी पे के ऊपर और इनर्शिया के ऊपर डिपेंड करती हैं कि जब 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 आपकी आवाज़ मीडियम में से गुजरेगी तो मीडियम के पार्टिकल्स को वो कितना कंप्रेस कर सकती है। तो इस चीज़ में इसी अगर मैं फार्मूला लिखूँ तो उसमें इलास्टिसिटी भी आ जाती है। इसी वजह से इसी कंप्रेसिबिलिटी की वजह से हम डिफ़ाइन करेंगे कि जब भी साउंड वेव पास होती है किसी भी मटेरियल किसी भी मीडियम, जैसे हमने एयर रखा हुआ है एयर मीडियम के अंदर से या किसी भी मटेरियल मीडियम के अंदर से, तो उस मीडियम के पार्टिकल्स के ऊपर इसका क्या इफ़ेक्ट होता है। तो उसके लिए अगर हम फार्मूला लिखें वेलोसिटी ऑफ साउंड का तो v इक्वल्स टू ई ओवर रो अंडर रूट, ये इस तरह से लिखा जाता है और मालूम किया जाता है। वेयर इज़ द इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम, ये आपको डिफाइन करेगी कि आपका मीडियम कितना कॉम्प्रेस हुआ है। वो हम इलास्टिसिटी से देखेंगे। और डेंसिटी ऑफ द मीडियम, डेंसिटी पे कितना असर हुआ है जब जैसे जैसे आवाज़ की लहरें मूव कर रही हैं तो मीडियम की डेंसिटी क्या चेंज हो रही है या नहीं हो रही है, कितना फ़र्क पड़ रहा है, इन दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा मोस्टली वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे बाकायदा कि जब आवाज़ पास करती है एयर में से तो किस स्पीड के साथ पास होती है। तो अगर हम इससे पहले अगर यहाँ पे एक टेबल दिया गया है टेबल 8.1, या मैं आपको दिखा देती हूँ। ये टेबल 8.1 में आप देखिए कि मीडियम बताए गए हैं और ये स्पीड ऑफ साउंड बताई गई है इन डिफरेंट मीडियम्स में इन टेम्परेचर्स के ऊपर। और अगर हम एक बात देखें कि ये सॉलिड्स हैं और इनमें देखें आप 1320 लेड कॉपर 3600 एलुमिनियम 5100 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड ऑफ साउंड बहुत ज़्यादा है सॉलिड में से जो गुजर रही है। और एज़ कम्पेयर टू गैसेस देखें 258 315 332 एयर में से ये बहुत कम है। तो अगर इस टेबल में अगर हम कंपैरिजन करें तो हमें एक बात साफ पता चलती है कि सॉलिड में से जब आवाज़ पास होती है तो वह ज़्यादा तेज़ी से पास होती है। मतलब वेलोसिटी ऑफ साउंड इन सॉलिड्स आर ग्रेटर देन गैसेस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आपने ध्यान से सुनना है। द स्पीड ऑफ साउंड इज़ मच हायर इन सॉलिड्स एंड इन गैसेस। दिस मेक्स सेंस बिकॉज द मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड, क्योंकि हमें पता है मॉलिक्यूल्स जो हैं सॉलिड में वो बहुत क्लोज़र होते हैं अनलाइक गैसेस में आप देखें कि दूर दूर मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो लेकिन सॉलिड में क्योंकि गैसेस पास पास होते हैं तो डिस्टर्बेंस को एग्जीक्यूट होने के लिए या स्प्रेड होने के लिए आराम से बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं। तो इस वजह से सॉलिड में वेलोसिटी ऑफ साउंड भी ज़्यादा होती है। इन जनरल साउंड ट्रेवल्स मोर स्लोली इन गैसेज। अब हमें इतना पता चल गया है कि सॉलिड में तो स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू गैसेज। तो साउंड ट्रेवल्स मोर स्लोली इन गैसेज दैन इन सॉलिड्स बिकॉज द अदर रीज़न इज़ दैट गैसेज आर मोर कॉम्प्रेसिबल एंड हैंस। अब एक और रीज़न भी है कि गैसेज जो है वो मोर कॉम्प्रेसिबल है, मतलब आप उनको कॉम्प्रेस कर सकते हैं ईजीली। हैव ए स्मॉल, और उनकी शेप चेंज हो सकती है। हैव ए स्मॉलर इलास्टिक मॉडुलस। तो गैसेस जो हैं वो कॉम्प्रेसिबल हैं। अगर कॉम्प्रेसिबल हैं तो उनका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई जो है
इसकी वैल्यू कम होगी, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू कम है तो आप देखें कि वेलोसिटी की वैल्यू भी कम हो जाएगी यहाँ से। और सॉलिड में क्या होता है, क्योंकि सॉलिड कॉम्प्रेसिबल नहीं होते ज़्यादा, वो अपनी स्टेट बरकरार रखते हैं, तो उनमें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वेलोसिटी ऑफ साउंड भी ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, अब एक इसका वेलोसिटी ऑफ साउंड एयर में से कैलकुलेट करने से पहले एक अजम्पशन लेंगे, जो कि ये क्योंकि थ्योरेटिकल कैलकुलेशन न्यूटन ने परफॉर्म की थी, और उसने इस कैलकुलेशन को करने से पहले एक अजम्पशन की थी कि जब भी साउंड वेव्स एयर में से पास होती हैं तो टेम्परेचर चेंज नहीं होता। उसके पूरे रीजन में जहाँ जहाँ से साउंड वेव पास कर रही है, पूरे रीजन में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। और अभी क्योंकि हमने थर्मोडायनामिक्स नहीं पढ़ी, थर्मोडायनामिक्स पढ़ी होती तो हमें पता होता कि ऐसे सिस्टम को आइसोथर्मल कहते हैं, जहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो ये न्यूटन ने ये अजम्पशन की थी कि साउंड वेव्स जब गुजरती हैं तो टेम्परेचर चेंज नहीं होता, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। और इसको लेके उसने फर्दर थ्योरेटिकली एक्सप्लेन किया कि साउंड वेव्स की वेलोसिटी कितनी आएगी। और उसके लिए अगर हम प्रेशर और वॉल्यूम की बात करें, सपोज द टेम्परेचर ऑफ एयर ड्यूरिंग कंप्रेशन रिमेन्स कांस्टेंट, जैसा कि अभी हमने लिया, एंड प्रेशर चेंजेस, अगर टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, प्रेशर कितना चेंज होगा जब भी साउंड वेव एयर में से गुजरेगी, तो प्रेशर चेंज, सपोज इनिशियल प्रेशर इज पी एंड फाइनल प्रेशर पी प्लस डेल्टा पी। सिमिलरली वॉल्यूम चेंज क्या होगा, इनिशियल वॉल्यूम वी था और फाइनल वॉल्यूम, जब आपकी आवाज़ स्प्रेड हो रही है तो तब वॉल्यूम क्या होगा पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम का, उसमें क्या चेंज आएगा, वी माइनस डेल्टा वी। तो अकॉर्डिंग टू बॉयज़ लॉ, अब यहाँ जहाँ जहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट होता है वहाँ वहाँ आपने बॉयज़ लॉ अप्लाई करना होता है। बॉयज़ लॉ क्या कहता है कि पी वी जो हैं वो कांस्टेंट रहते हैं या वो टेम्परेचर के बराबर होते हैं। बॉयज़ लॉ में हमें पी और वी का प्रोडक्ट चाहिए, पी और वी का प्रोडक्ट लें, दूसरी तरफ आपके पास आ जाएगा पी प्लस डेल्टा पी और वी माइनस डेल्टा वी, इसका प्रोडक्ट आ जाएगा। इनको आप मल्टीप्लाई कर लें, पी वी प्लस डेल्टा पी वी माइनस पी डेल्टा वी माइनस डेल्टा पी। देखिए डेल्टा पी और डेल्टा वी आर वेरी स्मॉल चेंजेस इन द प्रेशर एंड वॉल्यूम, क्योंकि ये दो स्मॉल क्वांटिटीज़ हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे इनका प्रोडक्ट और स्मॉल हो जाएगा। इसको मैं इग्नोर कर सकती हूँ या अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो कर सकती हूँ। तो बाकी मेरे पास जो बचेगा, इस तरफ भी पी है, ये पी इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी ये दो टर्म्स बचेंगी। इनको मैं लिख लेती हूँ, पी डेल्टा वी इक्वल्स टू डेल्टा पी और वी के बराबर। जब मैंने ये लिख लिया तो यहाँ से अब मुझे, क्योंकि इस इक्वेशन को आई कैन राइट इट इन अनदर फॉर्म, बल्कि मैं अभी इसको प्रूफ करूँगी। इसमें मुझे इलास्टिसिटी की वैल्यू चाहिए या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू चाहिए, उसके लिए मुझे प्रेशर चाहिए। तो प्रेशर को मैं यहाँ से फाइंड कर सकती हूँ। इस फार्मूले में पी जो है, वी को बल्कि ऊपर नहीं लाना चाहिए था, पी किसके बराबर होगा, डेल्टा पी ओवर डेल्टा वी इंटू वी। और इसको मैं मज़ीद लिख सकती हूँ डेल्टा पी ओवर डेल्टा वी, इस वी को मैं इसके नीचे ले जाऊँ वी, ताकि ये हमारे पास ये, अब ये जो डेल्टा पी प्रेशर फोर्स और ये चेंज इन वॉल्यूम, इसको क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। स्ट्रेस भी फोर्स होती है ना, फोर्स पर यूनिट एरिया, जो कि प्रेशर ही बनता है, और डेल्टा वी ओवर वी ये स्ट्रेन होता है। और अगर देखा जाए तो ये स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन यही मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बनता है। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये डेल्टा पी ओवर डेल्टा वी ओवर वी को मैं ई के बराबर पुट कर सकती हूँ, लेकिन ये ई किसके बराबर है, ये इस प्रेशर पी के बराबर है। तो अब इसको मैं इस इक्वेशन में पुट करती हूँ, देखें जहाँ ई लिखा हुआ है वहाँ पे मैं पी ओवर रो भी लिख सकती हूँ। अभी मैंने प्रूफ किया कि ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी प्रेशर के बराबर है। तो अब एक नया फार्मूला हमारे पास क्या आता है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इज़ इक्वल टू प्रेशर ओवर डेंसिटी। अगर हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर प्रेशर की वैल्यू पुट करें, डेंसिटी की वैल्यू पुट करें, डेंसिटी ऑफ एयर, और प्रेशर पुट करें एयर का, तो वेलोसिटी की वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट करके बताएं, मैं आपको वैल्यूज़ बताती हूँ। तकरीबन स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे प्रेशर जो है वो 100 किलो पास्कल लेते हैं हम, 100 किलो पास्कल, और डिवाइडेड बाय डेंसिटी जो है वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे 1.225 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है।
इसको हम सॉल्व कर लेंगे। इसको आप मैथमेटिकली सॉल्व करें, मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 280 मीटर पर सेकेंड। मतलब वेलोसिटी ऑफ साउंड को जब हमने एयर में से पास किया, एयर में से थ्रू एयर हमने फाइंड किया वेलोसिटी ऑफ साउंड, वो 280 मीटर पर सेकेंड आई। बट अगर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू देखी जाए, एक्सपेरिमेंट शोज दैट दिस वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज़ 333 मीटर पर सेकेंड। ये क्या, इसमें तो फ़र्क आ रहा है काफ़ी ज़्यादा। आप देखें कि 333 और 280 में काफ़ी फ़र्क है। इसका मतलब है कि जो हमने अजम्पशन ली है या जो हमने कैलकुलेशन की हैं, इनमें हम कुछ ना कुछ तो ऐसा अज्यूम किया है जो कि मॉडिफाइएबल है, मॉडिफाइड किया जा सकता है, जो हम थोड़ा बहुत अपनी असम्पशन को चेंज करके वैल्यू को एग्जैक्ट लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अच्छा, इसको मैं इक्वेशन 1 करके यहीं लिखा रहने देती हूँ, क्योंकि अब ये प्रोसीजर मैं दोबारा करूँगी और हम यहाँ पे एक छोटा सा, पहले हमने जो अजम्पशन लिया था जिसमें हमने ये कहा था कि प्रोसेस जो है व्हेन एवर साउंड वेव पास थ्रू द एयर मीडियम द टेम्परेचर ऑफ द रीजन रिमेन्स कांस्टेंट। ये पहली असम्पशन थी, आपने याद रखनी है। अब सेकंड असम्पशन देखें, अब मैं मिटा दूंगी और सेकंड असम्पशन मैं ये लूँगी जो कि लैप्लास ने ली थी। लैप्लास जो है इसने ये कहा था, अनलाइक न्यूटन की थ्योरी से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करते हुए लैप्लास ने अपनी जो प्रिडिक्शन दी थी इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए, वो उसने ये दी थी कि ऐसा नहीं होता कि जब भी साउंड वेव रीजन में से पास करे तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, बल्कि ऐसा होता है कि जो अब जैसी साउंड वेव पास करती एयर में से, तो एयर के अंदर भी तो वेव के कॉम्प्रेशन और इलोंगेशंस बनते हैं। अब जहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो रही है, लाइक ज़्यादातर कॉम्प्रेशंस में हीट प्रोड्यूस होती है, तो वो हीट प्रोड्यूस जो है वो वहीं जहाँ प्रोड्यूस होती है वहीं पे रहती है, और पूरा सिस्टम जो है कॉम्प्रेशन और इलोंगेशन का और पूरी साइन वेव का जो सिस्टम है, इसमें हीट ट्रांसफ़र नहीं होता, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि इस पूरे सिस्टम में हीट कांस्टेंट है और ये एडियाबैटिक प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है, ये एडियाबैटिक प्रोसेस है। और एडियाबैटिक प्रोसेस में का जो फार्मूला है वो पी वी गैमा इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, पी वी इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट नहीं होता। ठीक है, ये फार्मूला फॉर आइसोथर्मल, जहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, जहाँ हीट कांस्टेंट रहे, वहाँ पी वी गैमा इज़ इक्वल टू कांस्टेंट होता है। अब हम ये इस फार्मूला को लेके डिराइव करेंगे और देखेंगे कि क्या हमारी वैल्यू 333 मीटर पर सेकंड आ जाती है। अच्छा, अब इसमें आप नई टर्म और कुछ थोड़ा सा चेंज किया, मतलब मॉडिफाई किया लैप्लास ने। उसने कहा कि पी वी कांस्टेंट नहीं है बल्कि पी वी गैमा कांस्टेंट है। गैमा क्या है अब इस इक्वेशन में, ये मैं थोड़ा सा बता दूं कि गैमा एक कांस्टेंट है और इसको हम डिफाइन कर सकते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट at constant pressure. Gamma is the ratio of molar specific heat at constant pressure to molar specific heat at constant volume। और ये डिफरेंट गैसेस के लिए गैमा की वैल्यू मुख्तलिफ होती हैं, और ये टेबल 168 पेज पे एक टेबल दिया गया है जिसमें गैमा की वैल्यूज़ दी गई हैं। मोनोटॉमिक गैसेस के लिए 1.67 होती है, डाइटॉमिक के लिए 1.4, पॉलीटॉमिक के लिए 1.29। गैमा एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यूज़ आपको दी गई हैं, इसके लिए आपको बॉदर होने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम अपनी इस इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए इस वेलोसिटी को दोबारा से कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। अब इस इक्वेशन में हमें ये नई जो हमारी असम्पशन है वो ये है कि अब जब भी साउंड वेव्स पास करेंगी थ्रू एयर, तो क्या होगा, अगर इनिशियल प्रेशर है P, तो फाइनल प्रेशर हमारे पास वही आ जाएगा P प्लस डेल्टा P। इनिशियल वॉल्यूम है V, फाइनल आ जाएगा V प्लस डेल्टा V। अब मैं इसको यहाँ पुट करूँगी, तो इसका जब मैं, अब मुझे चाहिए प्रोडक्ट पी वी गैमा। ठीक है, तो ये हो जाएगा पी वी गैमा इक्वल्स टू P क्या है, P प्लस डेल्टा P, V प्लस डेल्टा V और गैमा। और अब मैं इसको सॉल्व करूँगी। यहाँ से V को हम कॉमन ले सकते हैं, विद पावर कॉमन बाहर आएगा और इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। इस स्टेप में मैं ये कर देती हूँ, डेल्टा P इसको कॉमन ले लेती हूँ, V रेज़ टू द पावर गैमा कॉमन, 1 प्लस डेल्टा V ओवर V गैमा। अब ये इसके साथ कैंसिल, और बाकी टर्म में
P इक्वल्स टू P प्लस डेल्टा P 1 प्लस डेल्टा वी ओवर वी और गैमा। इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते अनलेस कि हम इसको बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करके ओपन ना करें। इसको एक्सपेंड कर लेते हैं बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। इस टर्म को मैं यहाँ करती हूँ, टेक 1 प्लस डेल्टा वी ओवर वी गैमा। बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाते हैं 1 प्लस गैमा डेल्टा वी ओवर वी और प्लस निगलेक्टिंग ऑल हायर टर्म्स क्योंकि वो बहुत स्मॉल होंगी। तो इसकी जगह पे अब मैं ये लिख सकती हूँ, इसको लिख के हम सॉल्व कर लेते हैं। 1 प्लस गैमा डेल्टा वी ओवर वी। अब मैं इसका प्रोडक्ट लूँगी और P इक्वल्स टू P प्लस डेल्टा P 1 माइनस सॉरी ये माइनस है क्योंकि चेंज यहाँ पे नेगेटिव आ रहा होता है, तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव और P प्लस डेल्टा P। अच्छा अब ये आ जाएगा माइनस गैमा P डेल्टा V ओवर V माइनस गैमा डेल्टा P ओवर V। ओके, इस टर्म को हम निगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इसमें प्रोडक्ट डेल्टा P और डेल्टा V दोनों वेरी स्मॉल क्वांटिटीज़ हैं, तो ये टर्म भी निगलेक्ट हो जाती है। ये टर्म इसके साथ कैंसिल आउट हो जाती है और बाकी जो टर्म बचेगी वो मैं यहाँ पे लिखने लगी हूँ, डेल्टा P इक्वल्स टू गैमा P डेल्टा V ओवर V। ओके, अब यहाँ से हमारे पास मुझे वैल्यू चाहिए P की। ये देखिए हमारी इक्वेशन में क्योंकि P आया हुआ है ना, तो P की वैल्यू चाहिए और वो यहाँ से मैं अब P की नहीं निकलेगी बल्कि गैमा P की वैल्यू लेती हूँ। तो गैमा P हमारे पास आ जाएगा डेल्टा P ओवर डेल्टा V ओवर V। इसको मैं नीचे ले आई हूँ यहाँ पर गैमा P के बराबर। और अब जहाँ पे इलास्टिसिटी पहले E के बराबर थी, अब ये गैमा P के बराबर है। E जो है वो P के बराबर थी, अब ये गैमा P के बराबर है इलास्टिसिटी और ये E के बराबर है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट फार्मूला है V का विद न्यू अजम्पशन वो बनेगा गैमा P ओवर रो। तो ये हमारा नया फार्मूला है। अच्छा, इसको अभी हम चेक करते हैं, चेक इन दी सेंस के हमारे पास P ओवर रो को हमने कैलकुलेट किया हुआ है। P ओवर रो हमारे पास है 280 मीटर पर सेकेंड। अंडर रूट गैमा की वैल्यू वो मैं यहाँ से देख लेती हूँ टेबल से। गैमा क्योंकि 1.4 है, 1.4 मल्टीप्लाइड बाय P ओवर रो अंडर रूट, इसकी वैल्यू देखें 280, ये हमने पहले कैलकुलेट की हुई थी। ओके, इसको आप सॉल्व करें तो ये आपके पास आ जाता है 333 मीटर पर सेकंड। और इससे ज़्यादा बढ़ के हमें क्या चाहिए, दिस वैल्यू इज़ एग्जैक्टली इन अकॉर्डिंग्स टू द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट जो कि हमारे पास 333 मीटर पर सेकंड आया हुआ था। तो इसका मतलब है कि जो हमारी अजम्पशन थी न्यूटन की, उसकी बजाय हमारे लेप्लास ने जो अजम्पशन ली कि जब भी साउंड वेव एयर मीडियम में से पास होती है तो ये प्रोसीजर जो है दिस इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। तो प्रोसेस ये एडियाबैटिकली होता है। एडियाबैटिक प्रोसेस में थ्रू आउट द रीजन हीट जो है वो कांस्टेंट रहती है। तो ये हमारा आज का टॉपिक है, ये कंप्लीट हो गया, दैट्स ऑल। अभी हम पढ़ते हैं इसके बाद इफ़ेक्ट ऑफ वेरिएशन ऑफ प्रेशर डेंसिटी एंड टेम्परेचर ऑन दिस वीडियो। अभी हमारा टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ, अभी हमने कुछ और वैल्यूज़ बड़ी इंपॉर्टेंट करनी है। स्टे ट्यून्ड।